बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम सिग्नेचर टॉक के साथ सब मेहमानों की खिदमत में आपका मेज़बान राजा ज़ीशान सलाम अर्ज़ करता है। उम्मीद करता हूं कि आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। जुम्मे का रोज़ है और जुम्मे के रोज़ जैसे कि आप जानते हैं कि हमेशा मेरा और आपका साथ होता है 6 से 7 बजे तक लाइव। और वैसे भी अगर हम फ्राइडे की बात करते हैं, जुम्मे की बात करते हैं, तो ये एक ऐसा समा होता है कि चूँकि एक वीकेंड की कैफियत होती है और तमाम जब आप अंडरग्राउंड्स में भी अगर आप जाते हैं तो बहुत रश होता है, आपको बसेस में बहुत रश मिलता है। उसकी एक वजह यही होता है कि जो बहुत सारे परदेसी आए होते हैं लंदन से बाहर, अगर मैं सिर्फ लंदन की ही बात करता हूँ तो मुख्तलिफ शहरों से, और वो अपने अपने शहरों में जाकर वीकेंड अपना सेलिब्रेट करते हैं। और सेलिब्रेशन जो है वो होनी भी चाहिए, क्योंकि उसकी एक और बहुत बड़ी वजह यह है कि आजकल बरतानवी सियासी निज़ाम में भी एक सेलिब्रेशन का समा है। कुछ के लिए ये सेलिब्रेशन का समा है और कुछ के लिए ये सोग का समा है। बहरहाल बरतानवी हुक्मरान जमात के दो मेन उम्मीदवार इस वक्त आमने सामने हैं और सितंबर के फर्स्ट वीक में ये फैसला हो जाएगा कि सुनाक बनते हैं हमारे आने वाले प्राइम मिनिस्टर या लिज ट्रस। बहरहाल ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। नाज़रीन, प्रोग्राम के फॉर्मेट के मुताबिक आज के प्रोग्राम को भी हमने दो हिस्सों में तकसीम किया है। प्रोग्राम के पहले हिस्से में हम बात करेंगे कुछ नेशनल और लोकल इश्यूज़ के ऊपर, और ये बहुत अहम हिस्सा है क्योंकि इसमें हमारे साथ आज एक बहुत ही अहम शख्सियत भी होंगे कि जिनसे हम मुख्तलिफ इश्यूज़ के ऊपर बात करेंगे। और इस टॉपिक को भी हमने बहुत एक वाइड रखा है, बहुत एक इसका एक पैमाना जो है वो बहुत वसी इसलिए रखा है कि मुख्तलिफ इश्यूज़ पे आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। बहुत अहम टॉपिक्स के ऊपर जो है गुफ्तगू हम करेंगे। प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में हम बात करेंगे कि हमने देखा है कि पेंडेमिक के दिनों में जो ग्लोबल एजुकेशनल कुछ जो मेथड्स हैं वो बिल्कुल तब्दील हो गए हैं। जैसे कि हमने देखा है कि जो क्लासेस हैं वो बहुत सारी हमने देखा है कि पिछले 2 सालों में वो शिफ्ट हुई जूम के ऊपर, कि जिसमें मुख्तलिफ ऑनलाइन कोर्सेज जो हैं उनका भी इजरा किया गया। और इस दौरान हमारे साथ आज एक बहुत अहम शख्सियत मौजूद होंगी कि जिन्होंने उस सारे सिनेरियो में अपनी तालीम ना सिर्फ मुकम्मल की, डॉक्टरेट डिग्री अपनी ना सिर्फ मुकम्मल की, बल्कि उसके साथ साथ कुछ जो थी जो कि आमतौर पे हम स्टूडेंट्स को होती हैं, उनका उन्होंने किस तरह से बहादुरी से सामना किया और उनका वो जो एक्सपीरियंस है उनसे कहेंगे कि वो हमारे साथ शेयर करें। और इसके अलावा बात करेंगे जो वर्क फ्रॉम होम की भी जो एक टर्म आजकल यूज़ की जाती है और ये पिछले 2 साल में ये बहुत बढ़ गई है। उससे पहले हम जानते हैं कि 2 साल पहले तक अगर जब बात वर्क फ्रॉम होम की करते थे तो शायद इसको एक वो तक़वियत जो है वो नहीं दी जाती थी, या इसका एक जो पैमाना है वो इस कदर वसी नहीं था, क्योंकि लोग ये समझते थे कि घर पर रह के शायद आप बेहतर अंदाज में अपने जो प्रोफेशनल तरीके से काम नहीं कर सकते हैं। लेकिन पेंडेमिक ने जहां बहुत सारे उसमें खैर मसाइल का सामना करना पड़ा है, एक अच्छा पहलू यह है कि टेक्नोलॉजी को हम सब ने समझने की कोशिश की है। तो प्रोग्राम के पहले हिस्से में जैसा कि मैंने आपको बताया कि हमारे साथ एक बहुत ही खास शख्सियत मौजूद है। जैसे कि नाज़रीन, प्रोग्राम के पिछले, अगर हम अपने पिछले प्रोग्राम की भी बात करते हैं, कुछ जो मैंने तज़किरा किया था कि जो हमारे बहुत सारे इमिग्रेंट स्टूडेंट्स यहाँ पर आते हैं, अपना नाम बनाते हैं, अपनी पहचान बनाते हैं, तो आज के जो हमारे मेहमान हैं ये भी एक सक्सेस स्टोरी है। उन्हीं स्टोरीज में, उन्हीं कहानियों में से ये भी एक सक्सेस स्टोरी है कि जो एक ऐसा तालिब इल्म के जो यहाँ पर आता है, उसके बाद अपनी मास्टर डिग्री जो कि उनका जो कानून की जो तालीम है उन्होंने वो हासिल की, ही बिकेम द सॉलिसिटर, और उसके बाद बरतानिया की सबसे बड़ी पार्टी यानी लेबर पार्टी की जानिब से उनको एक जो है वो इंतखाब लड़ते हैं और लेबर पार्टी के काउंसलर मुंतखब होते हैं। तो ये एक बहुत सक्सेस स्टोरी है और आई थिंक इससे हम सब सीखते भी। इसके अलावा उनसे मुख्तलिफ इशूज़ के ऊपर भी बात करेंगे, मुख्तलिफ नेशनल और लोकल इशूज़ के ऊपर। तो हमारे साथ मौजूद हैं, सॉलिसिटर हैं, काउंसलर ऑफ द लेबर पार्टी, काउंसलर मुअज़्ज़म अली संधू साहब। अस्सलाम वालेकुम संधू साहब। वालेकुम अस्सलाम जनाब राजा साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी टुडे इन योर शो। बड़ा अच्छा लगा और आपका शो हमेशा बड़ा पॉजिटिव और बड़ा इंफॉर्मेटिव होता है। आई रियली अप्रिशिएट यू और आपकी जो इस्लाम चैनल की सारी टीम है, मैं उसको भी मुबारकबाद पेश करता हूँ कि आपने ड्यूरिंग कोविड भी और अभी भी लोगों को अपडेट रखा और कम्युनिटी को एंगेज रखा। थैंक यू सो मच। थैंक यू संधू साहब। ए ते तुहाडा जड़ा ना तुहाडी अखां दा कमाल है कि ए तुहाडे ज़र्फ दा कमाल है। थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग पार्ट ऑफ द शो। संधू साहब बहुत अच्छे मेरे प्यारे दोस्त भी हैं और इनसे मुख्तलिफ इशूज़ के ऊपर हमेशा बहुत अच्छी, बहुत कंस्ट्रक्टिव, बहुत प्रोडक्टिव बात होती है। मौज़म, सबसे पहले बताइएगा कि आपकी, जैसे कि मैं नाज़रीन को पहले भी बता रहा था, ये एक बहुत सक्सेस स्टोरी है कि आप जिस तरह से आए हैं, तालीम हासिल की, आपने यहाँ पर आकर इस मुल्क में अपनी एक पहचान बनाई, अपना एक नाम बनाया। नाउ यू आर द काउंसलर ऑफ द लेबर पार्टी। तो इस सारे सफ़र को आप किस तरह से देखते हैं, फ्रॉम ए स्टूडेंट टू देन टू ए सोलिसिटर एंड देन to the counselor of the Labour Party? Thank you so much राजा साहब। बेसिकली बिल्कुल आपने सही कहा कि हम सब यहाँ पे
मैं अपनी बात करूंगा कि मैं तो यहाँ पे माइग्रेंट था और एज ए स्टूडेंट आया था। तो जब यूके में आए तो उस वक्त हमने देखा बेशुमार यहाँ पे चैलेंजेस हैं, बेशुमार यहाँ पे हर्डल्स हैं। मगर वन थिंग जो मुझे बहुत ज़्यादा इंस्पायर की वो ये थी कि आई फाइंड कि दिस इज़ अ लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटीज़। यहाँ पे फेयरनेस है, यहाँ पे इक्वालिटी है, यहाँ पे जो 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 अपॉर्चुनिटीज हैं ऑन द बेसिस ऑफ इक्वल राइट्स हर एक को मिलती हैं, रिगार्डलेस के आप वाइट हैं, आप ब्राउन हैं, किस कंट्री से आपका ताल्लुक है, किस रिलीजन से आपका ताल्लुक है, किस फैमिली से आपका ताल्लुक है। तो ये एक बड़ी अच्छी चीज़ थी। जब मैं यूके में आया तो मैंने एलएलएम किया क्वेंट्री यूनिवर्सिटी से। उसके बाद मैं क्वालिफाइड सोलिसिटर बना और मैं अपनी प्रैक्टिस कर रहा हूँ एज ए सोलिसिटर। तो लेकिन एक्टिव पॉलिटिक्स में भी इन्वॉल्व था, शुरू से ही पाकिस्तान में भी इन्वॉल्व था, सोशल एक्टिविटीज़ में भी इन्वॉल्व था। लेबर पार्टी के साथ मेरा ताल्लुक ऑलमोस्ट 9-10 ईयर से है। तो बस एक अपॉर्चुनिटी आई काउंसलर बनने की। कभी प्लान नहीं था कि यूके में काउंसलर बनूंगा, लेकिन बाद में जब अपॉर्चुनिटी आई तो आई थिंक कि मैंने एक राइट डिसीजन लिया कि व्हाई नॉट आई कैन बिकम ए काउंसलर एंड हेल्प द कम्युनिटी इन अ बेटर वे और in a good way within the council or within the council's platform. माशाल्लाह माशाल्लाह, और हम सबकी नेक तमन्नाएं आपके साथ हैं। आप यकीनन जो इसके अलावा जो नाज़रीन मैं आपको बताता चलूँ कि काउंसलर मौज़म अली संधू जो मुख्तलिफ इसके अलावा जो तंजीमें हैं, चैरिटीज़ हैं, उनके साथ वाबस्ता हैं, सोशल वर्क जो है वो भी माशाल्लाह बहुत अच्छे तरीके से सर अंजाम दे रहे हैं। अच्छा मौज़म, कुछ बात करते हैं कि आप चूँकि अब आप काउंसलर की हैसियत से भी बतौर काउंसलर भी अपने फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे हैं, बतौर सोलिसिटर भी। इस सारे सिनेरियो में अगर मैं आपकी बतौर काउंसलर आपको पूछता हूँ कि आपका इस सारे सिनेरियो में क्या एक्सपीरियंस है, कौन से ऐसे 3 लोकल इश्यूज हैं कि जिनको आप ये कहेंगे कि ये 3 की एलिमेंट्स हैं, लोकल इश्यूज हैं कि जिनको रिजॉल्व करना बहुत जरूरी है? राजा साहब, बिल्कुल आपने बड़ा नैरो डाउन कर दिया। इश्यूज तो बहुत ज्यादा है जिनकी कम्युनिटी में जरूरत है लीडरशिप की, कम्युनिटी लीडरशिप को उनके लिए आवाज उठाने की। उनमें सबसे बड़ा जो इशू है वो हमारा यूथ का है। यूथ को टुवर्ड्स द राइट डायरेक्शंस उनको लेके चलना और उनको प्रोडक्टिव और क्रिएटिव एक्टिविटीज में इन्वॉल्व करना और उनको गाइड करना। क्योंकि ये दौर है सोशल मीडिया का, ये दौर है इंटरनेट का, ये दौर है जो डिफरेंट डिजिटल टेक्नोलॉजी है उसका। तो ऐसी सिचुएशन में जब हर चीज आपके सामने अवेलेबल हो तो बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि आप अपने जो वैल्यूएबल और क्वालिटी टाइम है उसको आप वेस्ट कर सकते हैं। उसको आप उसको वही टाइम है नेशन के यूथ का बिल्ड करने का, उनके करैक्टर को बिल्ड करने का, उनके अंदर जो एक ग्रेट प्रोडक्टिव और क्रिएटिव पर्सन बनने की सलाहियत है, वही टाइम है जब वो यंग है। तो मेरे ख्याल में ये बहुत बड़ा टॉपिक है। दूसरा इशू ये है कि कम्युनिटी के अंदर आपको जो है सपोर्ट करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। बिकॉज कोविड के दौरान लोग बहुत ज्यादा सफर कर रहे हैं, फाइनेंशियली बहुत ज्यादा सफर कर रहे हैं। पीपल हैव लॉस्ट देयर होम्स, पीपल हैव लॉस्ट देयर बिजनेसेस, पीपल हैव लॉस्ट देयर जॉब्स। तो उस वाले से उनको गाइड करना, उनको दोबारा वापस ट्रैक के ऊपर लेके आना कि वो फाइनेंशियली दोबारा स्टेबल हो सके और अपनी फैमिली को सपोर्ट कर सके, और उनको गाइड करना, उनके लिए अपॉर्चुनिटीज जो है उनको हाईलाइट करना। और तीसरा मैं समझता हूँ जो इश्यू इस वक्त बहुत ज्यादा है वो डाइवर्सिटी का है कि उसमें इक्वल अपॉर्चुनिटीज जो बेशुमार लोग जो अंडर रिप्रेजेंटेड ग्रुप्स हैं वो अपने आप को थोड़ा सा पीछे रखते हैं। तो मैं समझता हूँ कि जो अंडर रिप्रेजेंटेड ग्रुप्स हैं, जो एथनिक मिनॉरिटी के लोग हैं, जो बीएमई कम्युनिटी के लोग हैं, फॉर एग्जांपल एशियन कम्युनिटी की बात कर लें, तो वो अपने आप को थोड़ा सा बिहाइंड रखते हैं in the community services, in the political activities, in the campaign. There are so many opportunities in the council, और उनको चाहिए कि वो आगे आए और एंगेज हों कम्युनिटी के अंदर, अपने आप को पीछे ना रखें। तो ये कुछ बेसिक चीजें हैं जिसको आप वाइडर लेके चले तो इसका बहुत वाइडर इम्पैक्ट होगा सोसाइटी के ऊपर।
एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली। संधू साहब, कुछ बात करते हैं। हमने देखा है कि यकीनन आपने निशानदेही की है कि 3 एक ऐसे इश्यूज़ हैं कि यकीनन जो ये बेसिक हैं और इनका रेजोल्यूशन जो है वो बहुत ज़रूरी है। कुछ ऐसे आजकल इश्यूज़ है कि हमने देखा है कि क्राइम रेशो में बहुत हद तक इजाफा हो रहा है और ये 2016 के बाद से सिलसिला जारी और सारी है कि जब हमने देखा है कि रेफरेंडम के बाद से एक हेट क्राइम में इजाफा हुआ है और नाइफ क्राइम जो उसमें भी इजाफा हुआ। लेकिन रिसेंटली कुछ हम देखते हैं कि काउंसलर मोज़म संधू साहब, पिछले 1 साल में वायलेंस अगेंस्ट वुमेन इसमें बहुत हद तक इजाफा हुआ है। और ख़ास तौर पे अगर हम ये अभी हालिया कुछ दिनों की बात करते हैं कि जिसमें 2 ऐसी ख़वातीन के जिनका ताल्लुक जो है वो पाकिस्तान से ही था, उनका जिस तरीके से अंदोनाक के जो कत्ल की वारदातें सामने आई और मैं समझता हूँ कि उसने बिल्कुल हिला कर रख दिया है सारी कम्युनिटी को। तो ये कुछ जो एक एलिमेंट्स हैं, इन पर किस तरह से कंट्रोल किया जा सकता है? और उससे बढ़कर इसको हम अगर यहाँ से स्टार्ट करते हैं कि इसकी वजूहात क्या हैं, काउंसलर मौज़म अली संधू साहब। बहुत शुक्रिया राजा साहब, ये बहुत बड़ा इशू है वायलेंस अगेंस्ट वुमेन का। मैं आपको बताता चलूं कि सारा अब्रॉड जो वेस्ट लंदन में थी, शी वाज वॉकिंग होम अलोन, उनका मर्डर कर दिया गया और उनको जो पुलिस ऑफिसर था उसने ट्रैप करके गाड़ी में डाला। इसी तरह एक हिना बशीर थी, उनका रिसेंटली मर्डर हुआ इल्फर्ड में। उसके अलावा अलीना ज़ारा जो एक यंग लॉयर थी, उनका इल्फर्ड में मर्डर हुआ। एक सबीना निसा है, उनका पिछले कुछ चंद महीने पहले उनका मर्डर हुआ। तो ये 4 रीसेंट ऐसे इंसिडेंट हुए। दीज आर नॉट ओनली द 4 इंसिडेंट्स। इसके अलावा अप्रैल 2020 से लेके मार्च 2021 तक 177 वुमेन वर मर्डर इन इंग्लैंड एंड वेल्स कंपेयर टू 460 मेन। तो ये बहुत बड़ा एक फिगर है। मेन का भी मर्डर हुआ है, वुमेन का भी हुआ है, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम जो वुमेन का मर्डर है ये ऐसी क्रिटिकल सिचुएशन में होता है, या इनके कोई पार्टनर की तरफ से, या इनके एक्स पार्टनर की तरफ से, या एक्स बॉयफ्रेंड की तरफ से, या करंट पार्टनर की तरफ से किसी भी तरह की जो सिचुएशन होती है, तो वो अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए, अपनी अना के लिए उनका कत्ल कर देते हैं, या अपनी हवस के लिए उनका कत्ल कर देते हैं। ये एक बहुत अलार्मिंग सिचुएशन है और वी अर्ज टू द पुलिस एंड द गवर्नमेंट के वो नेसेसरी स्टेप्स लें और ताकि हमारी वुमेन जो है वो आज़ादी के साथ सोसाइटी के अंदर मूव कर सकें, दे कैन वॉक होम फ्रीली एंड सेफली। ये एक ऐसा इशू है और मैं समझता हूँ कि पेरेंट्स को भी चाहिए, फैमिलीज को भी चाहिए कि वो अपनी वुमेन्स को फुल सपोर्ट करें। They must listen to them if someone is bothering to them. हमारी वुमेन्स को चाहिए कि वो they must inform to their family members. अगर वो they feel कि they are in immediate danger, they should call 999. अगर वो पुलिस से डिस्कस करना चाहती हैं, अपना क्राइम किसी को रिपोर्ट करना चाहती हैं, someone stalking to them, following them, तो उनको 101 में रिपोर्ट करना चाहिए। ऑनलाइन पुलिस के वेबसाइट के ऊपर फॉर्म है, वो भी कर सकते हैं, या they can visit the police station. तो जब तक कोई नेसेसरी स्टेप्स नहीं लिए जाते, इसके अलावा मैं समझता हूँ कि कैंपेन रन करने की भी बहुत जरूरी है। लोकल कम्युनिटी लेवल पे, कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशंस के लेवल पे एक अवेयरनेस कैंपेन की जरूरत है, जिसमें हमारी जो वुमेन्स हैं उनको अवेयर किया जाए, वेल एजुकेट किया जाए कि व्हाट आर देयर राइट्स, व्हाट आर द लॉ ऑफ द यूके, लॉ ऑफ द लैंड, ठीक है, उनकी जो प्रोटेक्शन है वो कितनी इम्पोर्टेंट है और कितनी जरूरी है। और they must speak out. They should not hide these things. If someone is bothering them, they must speak out. They must take action. They must report these things to the police, because इससे पहले कि बहुत देर हो जाए और कोई इंसिडेंट हो जाए, उनको अथॉरिटीज़ को इन्वॉल्व करना चाहिए और रिस्पॉन्सिबल अपने फैमिली मेम्बर्स को इन्वॉल्व करना चाहिए ताकि वायलेंस अगेंस्ट वुमेन्स के अंदर कमी आ सके और इसको कंट्रोल किया जा सके। अच्छा मुझम, इसमें एक और जो अब टर्म यूज़ की जाती है वो ऑनलाइन हरासमेंट और जो बुलिंग की है वो भी यूज़ की जाती है, जिसमें आमतौर पर ये होता है कि कल्प्रेट जो हैं वो अपनी आइडेंटिटी शो नहीं करते हैं, लेकिन वो मुख्तलिफ हरबे इस्तेमाल करते हैं। ख़वातीन को जो है वो ब्लैकमेल भी किया जाता है। तो इस हवाले से बताइएगा कि क्योंकि आप इस काउंसलर के साथ साथ आप माहिर कानून भी हैं, तो कानूनी तौर पर आप क्या समझते हैं कि कौन से ऐसी जो लेजिस्लेशन है इस हवाले से की गई है कि जिसमें साइबर क्राइम विंग जो है उसको दरमियान में इन्वॉल्व किया जा सकता है, अथॉरिटीज़ को इन्वॉल्व किया जा सकता है, और जो अफेक्टेड जो खवातीन या कि इवन मर्द हजरात भी बहुत सारे होते हैं जो इस सिलसिले में लपेट में आ जाते हैं बहुत सारे जालसाजों की या ब्लैक मेलर्स की, उनके पास क्या रेमेडीज अवेलेबल होती हैं काउंसलर मौज़म अली संधू साहब? बहुत शुक्रिया राजा साहब, ये एक बहुत बड़ा इशू है ऑनलाइन हरासमेंट का।
कोविड के दौरान ऑलमोस्ट 40% जी लोग ज़्यादा इंटरनेट पे टाइम स्पेंड कर रहे हैं, और इसके साथ साथ लोग क्या लें, दुनिया में इस वक्त 7.8 बिलियन पॉपुलेशन है, जिनमें से नियरली 70% लोग जो स्मार्टफोन्स यूज़ करते हैं, जिसको आप कह सकते हैं 5 बिलियन के करीब लोग, 4 to 5 बिलियन के करीब लोग जो हैं, दे आर यूजिंग द स्मार्टफोन्स एंड दे आर यूजिंग द इंटरनेट। अब यूके में भी इसी तरह रुझान है, द वर्ल्ड, बिकॉज देयर आर सो मेनी वेबसाइट्स, देयर आर सो मेनी सोशल मीडिया वेबसाइट, फेसबुक है, ट्विटर है, इंस्टाग्राम है, व्हाट्सएप है, व्हाट्सएप इज आल्सो ऑन इंटरनेट एज वेल एंड ऑन योर मोबाइल, और स्नैपचैट है, टिकटॉक है, देयर जी सो मच। ऑफ जी कोर्स सोशल मीडिया वेबसाइट आल्सो प्लेइंग देयर रोल, लेकिन लोगों को रिपोर्ट करना चाहिए अगर समवन इज बॉदरिंग देम, समवन इज हरासिंग देम। तो जो फिगर मैं अगर आपसे शेयर करूं, तो ये ईयर एंडिंग मार्च 2021 में सिर्फ इंग्लैंड एंड वेल्स में 1.7 जो है वो 17 लाख के करीब जी जो 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 क्राइम्स है वो रिपोर्ट हुए हैं, ऑनलाइन हरासमेंट के, ऑनलाइन बुलिंग के। हम्म तो दिस इज क्वाइट अलार्मिंग। लोगों को अपनी सेफ्टी के लिए, ऑनलाइन सेफ्टी के लिए, देयर शुड बी स्पेसिफिक ट्रेनिंग अवेलेबल। बच्चों को स्कूल में जिस तरह जी ट्रेन किया जाता है, दे शुड बी मॉनिटर्ड बाय देयर पेरेंट्स। यूथ के हवाले से ये बहुत इंक्रीज हो रहा है, ऑनलाइन हरासमेंट का इशू, जो बुलिंग का इशू है। टीनेजर्स जो है वो बहुत ज़्यादा विक्टिम्स हैं ऑनलाइन हरासमेंट के और बुलिंग के। तो मैं समझता हूँ कि ये एक बिगेस्ट चैलेंज है अथॉरिटीज़ के लिए, पुलिस के लिए, ऑनलाइन क्राइम के हवाले से। तो अगर किसी को भी ऑनलाइन कोई हरास कर रहा है, स्टॉक कर रहा है, तो इफ़ दे आर विक्टिम ऑफ द ऑनलाइन हरासमेंट और बुलिंग, नंबर वन, इफ़ दे फील इमीडिएट डेंजर, दे जी शुड कॉल 999। अगर उनको लगता है कि इमीडिएट डेंजर नहीं है, they should call 101. Otherwise they can also report the crime online, or they can visit the police station, or also they should also contact the relevant website. अगर फेसबुक है तो फेसबुक अथॉरिटीज को भी इन्फॉर्म करें उस बंदे के बारे में या उस पर्सन के बारे में जो उनको हरास कर रहा है। जी मेरे ख्याल में इसको कंट्रोल करने के लिए अवेयरनेस की ज्यादा जरूरत है। बिल्कुल, मैं उसी तरफ आ रहा था कि मुझे ये बताइएगा कि अगर हम जड़ की तरफ आते हैं कि आखिरकार ये जुराइम जो है वो होते क्यों हैं। अगर ऑनलाइन भी कोई ब्लैकमेलिंग होती है तो ये जो एक माइंडसेट है, इसको किस तरह से डिस्करेज किया जा सकता है, क्योंकि इवेंचुअली ये लोग भी हमारी सोसाइटी का हिस्सा ही हैं। तो ऐसे क्या हम लोग जो खासतौर पर अगर कम्युनिटी हब्स की हम बात करते हैं तो अवेयरनेस के लिए, या कि लोगों को इस हवाले से कि ज़्यादा से ज़्यादा इस चीज़ का उनको अपने राइट्स का मालूम हो, और ऐसे लोग जो कि कुछ नेगेटिव एलिमेंट उनके दिमागों में होते हैं, जो कि ये बिलीव रखते हैं कि शायद दूसरे का जो सुख चैन है वो कुछ हराम करके, जैसे कि हमने देखा है कि बहुत सारी खवातीन को सामना करना इस हवाले से करना पड़ता है। तो इस तरह के जो लोग हैं, ऐसी जो सोच है मौजूद, उसको किस तरह से तब्दील किया जा सकता है, और जो कम्युनिटी हब्स हैं, जो कम्युनिटी हमने देखा है कि मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशंस हैं, वो इस सिलसिले में अपना क्या रोल प्ले कर सकती हैं। काउंसलर मौजूद अली संधू साहब। राजा साहब, बड़ा टेक्निकल सवाल आपने पूछा मुझसे। इसका कंट्रोल, वो जो सोच है, जो क्रिमिनल सोच है, उसका सिर्फ एक हल है, जिसको हम अपनी लीगल लैंग्वेज में मेंजरिया कहते हैं ना। मैंद्रिया, एक्टस रिया मैंद्रिया, बिल्कुल। जी 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 क्रिमिनल सोच है, उसका सिर्फ एक हल है, जो प्रैक्टिकल हल है, वो ये है कि उनको प्रोसिक्यूट किया जाए। जब जब चंद लोग प्रोसिक्यूट होंगे तो फिर वो एग्जाम्पल सेट होगी, फिर दूसरे लोग जो है वो अवॉइड करेंगे, उनका क्रिमिनल रिकॉर्ड बनेगा, वो बैन होंगे सोशल मीडिया पे, दे विल बी सेंट टू द प्रिजन। जब तक आप किसी को क्रिमिनल ऑफेंस के बाद प्रोसिक्यूट नहीं करते, उस वक्त तक वो एग्जाम्पल नहीं बनती। जी ये तो एक बेसिक और प्रैक्टिकल हल है। आज सारा एवरॉड के कत्ल के केस में जो उसका जो मेन मुजरम था, पुलिस ऑफिसर, उसने अपील कोर्ट में, कोर्ट ऑफ अपील में उसने अपील की थी, जिसको आज लॉर्ड चीफ जस्टिस लॉर्ड बर्नेट ने डिसमिस कर दी उसकी अपील, ये कह के कि तुम्हारा क्राइम इतना सीरियस है और इतना एक्सेप्शनल है कि जो सेंटेंस है उसको मैं कम नहीं कर सकता। उसने अपनी अपील की थी कि अपनी सजा को, उम्र कैद को कम कराई। तो वो लॉर्ड चीफ जस्टिस जो थे लॉर्ड बर्नेट, उसने आज उसको सस्पेंड, उसकी अपील को डिसमिस कर दिया। तो बेसिकली द लॉजिक बिहाइंड इज दैट कि जब तक आप
क्राइम की सेंसिटिविटी को देखते हुए उसके मुताबिक मुजरम को सजा नहीं देते, उस वक्त तक सोसाइटी के अंदर एक एग्जाम्पल सेट नहीं होती। दिस इज वन ऑफ द लॉजिक बिहाइंड ए सेंटेंस। ये नहीं है कि सिर्फ सोसाइटी को सबक सिखाना है, बल्कि जो क्रिमिनल है उसको भी सबक सिखाना जरूरी है, जो विक्टिम है उसका भी दाद रसीद करना जरूरी है। जब तक मुजरम को सजा नहीं होगी तो जो विक्टिम है उसके अंदर इंतकाम और रिवेंज की आग ठंडी नहीं होगी। देयर आर सो मेनी लॉजिक्स बिहाइंड ए सेंटेंस। तो मैं समझता हूँ कि दिस इज वन ऑफ द थिंग्स के लोगों को उसकी सजा मिलनी चाहिए जुर्म की। दूसरे नंबर पे जो चीज है जो आपने कही कि उसके लिए एजुकेशन है, अवेयरनेस है, कि उनको बताया जाए कि अगर आप क्राइम करेंगे, अगर आप हरास करेंगे तो आपको ये पनिशमेंट हो सकती है। और दूसरे और मिसालें मौजूद हैं, हम ये भी बता सकते हैं कि ये मिसालें मौजूद हैं, जैसे कि आपने कहा कि जो हमारे सामने जो प्रेसिडेंट है वो सेट करना भी बहुत जरूरी है। बहुत जरूरी है, बिल्कुल प्रेसिडेंट सेट करना जरूरी है। बाकी जो क्रिमिनल माइंड है उसको ठीक करना, इट इज नॉट ए इजी टास्क, ये बहुत बिगेस्ट टास्क है। इसको सिर्फ पुलिस ठीक कर सकती है और अदालतें ठीक कर सकती हैं। राइट। चूंकि वक्त हमारे पास बहुत कम है और आपकी, चूंकि मैंने शुरू में भी नाज़रीन को भी बताया, आपने अपनी एक जो स्टोरी है, सक्सेस स्टोरी है, वो भी हमारे साथ शेयर की। आखिर में ये बताइएगा कि मौज़म, आपकी तरह बहुत सारे यहाँ पर नौजवान जो कि अपने तालीम के हसूल के लिए आए हैं, अपना एक कैरियर बनाना चाहते हैं बरतानवी सियासी निज़ाम का, यहाँ के जो सोशल यहाँ का जो कल्चर है उसका वो हिस्सा बनना चाहते हैं, क्या पैगाम देना चाहेंगे इस्लाम चैनल उर्दू के तमाम नाजरीन को और ऐसे तमाम जो स्टूडेंट्स, तालिब इल्म जो कि अपनी आंखों में एक रोशन मुस्तकबिल की उम्मीद देखते हैं, क्या पैगाम देना चाहेंगे उन सबको? मेरा पैगाम सारे तालिब इल्मों को यह है कि सबसे पहले ट्राई टू फोकस ऑन देयर एजुकेशन, ट्राई टू कंप्लीट देयर एजुकेशन व्हाइल यू आर इन स्टडीज, व्हाइल यू आर इन योर कॉलेज और यूनी। दिस इज योर बेस्ट टाइम, एंजॉय दिस टाइम, गिव योर बेस्ट शॉट in your education. Once you qualified, once you get degree, then you go to the practical field. उसके बाद आप, मेरा उनको पैगाम ये है कि don't just focus only on one thing, कि आप अपनी फील्ड, अपने प्रोफेशन के अंदर ही रहें, बल्कि give the times to the society, to the community, pay back what the community has given to you or the school or college has given to you. तो आप कम्युनिटी के अंदर इन्वॉल्व हों, सोसाइटी के अंदर इन्वॉल्व हों, यूके की पॉलिटिक्स के अंदर इन्वॉल्व हों। दिस इज हाउ यू कैन प्ले योर रोल, योर कंट्रीब्यूशंस टुवर्ड्स द बेटरमेंट ऑफ द सोसाइटी। आप एक फ्रेश ब्लड हैं, आपका फ्रेश माइंड है, आपके अंदर डेडिकेशन है, डिवोशंस है, आपके अंदर पैशन है, तो और अपनी तमाम सलाहियतों को इस्तेमाल करना बहुत ज़रूरी है। बहुत बहुत शुक्रिया काउंसलर मौज़म अली संधू साहब प्रोग्राम में शामिल होने के लिए, और हम अपने आइंदा के प्रोग्राम्स में भी आपकी खिदमात जो हैं वो आपसे लेते रहेंगे। और आपने जिस तरह से कंट्रीब्यूट किया है, हमारे बहुत सारे नाजरीन जो हैं उनको बहुत सीखने का मौका मिला है, एंड वी विल कंटिन्यू दैट। बहुत शुक्रिया काउंसलर मौज़म अली संधू साहब। थैंक यू सो मच राजा साहब, सो नाइस ऑफ यू। थैंक यू। जी नाज़रीन, आपने गुफ्तगू सुनी काउंसलर मौज़म अली संधू की, और जिस तरह से उन्होंने बताया है कि जो अब ये मुख्तलिफ हमने इशूज़ पे बात की है, अब इन पर किस तरह से कंट्रोल किया जाना चाहिए। ये यकीनन जो इंडिविजुअल एक रोल है, जो इनफरादी जिम्मेदारी है, वो तो इसमें आयद होती है, और जो अथॉरिटीज़ है लेकिन वो भी अपना रोल प्ले करती हैं। और एक मुआशरे की अगर बात करते हैं तो उसमें अवेयरनेस उसी तरह फैल सकती है कि अगर हम बदी को बदी, बुरा को बुरा जाने और जो अच्छाई है उसकी तरफ राग़िब हों। बहुत सारे खैर मुख्तलिफ हमने देखा है कल्चर में, यहाँ पे मुख्तलिफ कल्चर के लोग मौजूद हैं, मुख्तलिफ मज़ाहिब के लोग मौजूद हैं, और इंटरफेथ एंड हार्मनी का एक जो दर्स है जो कि हमेशा यही दिया जाता है कि एक पीसफुल सोसाइटी के लिए, एक पुरअमन मुआशरे के लिए, तो उसी के लिए हम सबको मिलकर काम करना चाहिए। प्रोग्राम के इस हिस्से के लिए अभी इतना ही। प्रोग्राम के अगले हिस्से में भी हमारे साथ एक बहुत ही ज़बरदस्त गेस्ट हमारे साथ मौजूद होंगे, और दूसरे हिस्से में जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया है कि हम बात करने जा रहे हैं कि मुख्तलिफ जो हमने देखा है कि कोविड के दिनों में जो सिचुएशन रही है, जिसमें स्टूडेंट्स को अपनी तालीम जो है वो बहुत महदूद करनी पड़ी ऑनलाइन, चूँकि इसका पहले से ट्रेंड एक मौजूद नहीं था, एक नया ये ट्रेंड बना, एक न्यू नॉर्मल की सूरत में उसके क्या असरात निकले। हमारे साथ जो मेहमान हैं उन्होंने अपनी पीएचडी की जो डिग्री है वो भी हासिल की, और उनका तजर्बा कैसा रहा, गुफ्तगू के सिलसिले को जारी रखेंगे। टेक अ ब्रेक एंड वी विल बी राइट बैक।
नाज़रीन, प्रोग्राम सिग्नेचर टॉक में आपको एक बार फिर खुशामदीद कहते हैं। मैं हूं आपका मेज़बान राजा ज़ीशान और प्रोग्राम के इस हिस्से में हम बात करने जा रहे हैं कि जो कि स्टूडेंट्स का हमने देखा है कि बिल्कुल उनको एक डिफरेंट सिनेरियो दिया गया कोविड के, अगर पेंडेमिक के दिनों की बात करते हैं। और कुछ मुश्किलात ज़रूर थी क्योंकि टेक्नोलॉजी का एक ऐसा एरा है कि जिसमें बहुत सारे स्टूडेंट शायद उससे इतने अवेयर नहीं थे, क्योंकि एक नई बिल्कुल एक टर्म यूज़ की गई और ख़ासतौर पर जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हैं उनको भी बहुत सारी मुश्किलात का सामना करना पड़ा। मुझे इस वक्त ज्वाइन किया है डॉक्टर अमीरा अली ने। डॉक्टर अमीरा ने अपनी PhD की डिग्री रिसेंटली हासिल की है। शी इज़ द डॉक्टरेट ऑफ डेंटल प्रैक्टिस। इसके अलावा कम्युनिटी एक्टिविस्ट भी हैं, मुख्तलिफ इशूज़ पर अपनी आवाज़ जो है वो भी बुलंद करती हैं। तो इनसे बात करते हैं कि ये जो सारे सिनेरियो में इनका एक्सपीरियंस है वो कैसा रहा है। अस्सलाम वालेकुम अमीरा। Assalamu alaikum. How are you? You right? I'm well, thank you. And Right. Yeah. yourself? So Amira, first of all, congratulations to you. I mean, for completing your PhD, and I know it was very hard for you. I mean, you have faced quite a lot of obstacles as well at the same time. So, what I would like to ask firstly, that how was this experience, especially for yourself? I mean, in studying during the days of the pandemic, and then I mean to complete your doctorate degree as well at the same time. Yeah, of course. It was something completely unprecedented, and that meant every school and every university all over the world, they were also unprepared to handle it. But in my case, yeah, it was especially difficult because I studied abroad, so I wasn't even sure if I'd be able to fly home to see my family. Yeah. And yeah, it was definitely a period of uncertainty for students all over the world. राइट चूँकि आपका नाज़रीन का ये कहना है कि जैसे कि जब इनसे पूछा गया कि भाई आपके लिए कैसा रही सारी सूरत हाल, और जिस तरह आपने बताया है अमीरा कि आप दूसरे मुल्क में पढ़ रहे थे। आप कहाँ पे, where were you actually studying? You were in Germany or Italy? I think you just told me Bulgaria. for that. Oh, you okay? So that's in EU anyway. So yeah. So I mean, I know. So did you face any obstacle? I mean, to complete your study and to reach to this level where you are now at the moment? It was difficult because we had to become more self-sufficient and more innovative in our study methods. We no longer could go and see the professor or knock on their door, but I guess we picked up some skills in that way. We had to learn for ourselves how to learn at home, how to teach ourselves some things. And on top of that, because studying medicine or dentistry, you rely on seeing patients in real life, and Yeah. that really furthers your learning. So we missed out on that as well. Right, but you know what? The most important thing is, Amira, that do you think that COVID has changed the global educational patterns all around, the global educational methods, I would say? Do you think that it has affected and impacted, especially into the educational sector as well? Yeah, of course. I mean, now there are systems in place that can enable remote learning, and that makes it completely different. There are now viable options for people who may need to do courses and actually stay at home with their children at the same time. There's now different ways for children to connect with their teachers from home. So I guess it caters to a wider range of people's needs. Yeah. So in some way it was good. Right. And there is another term which we have seen is actually the work from home. So do you think that working from home is actually that will continue? And most of the, we have seen that the organizations now, they prefer for all of their, employees actually to work from home. So you think that this is quite appealing and it will actually continue in the future as well? 100%. And increasingly, I think in my generation, people have realized that working from home actually improved their quality of life. So there's no longer a need for them to take a long commute to work. Now their 9 to 5 is actually a 9 to 5 rather than 7 a.m., leave the house and get home 7 p.m. Yeah. So, yeah, I think it definitely is appealing to a lot of people. Yeah, right. So in your opinion, how important is it now, especially for the students, I mean, to get aware, especially with the technology and to meet the requirements, especially the educational requirements, because we are in the new normal now. So they have to actually go through as with the terms of the present scenario. So how important is it, especially for the students, to get themselves aware with the present scenario? Dr. Amira. Of course, they should be aware of it. At the same time, I think it was difficult for a lot of people to work and study from home because that meant, they assumed every student would have a laptop or a stable internet connection, and that might not have always been the case. And I think back in 2019, when the Labour leader in the UK, Jeremy Corbyn, was proposing that everyone should have free broadband, he was actually onto something. So yeah, we may have to actually think about the government providing for children who may have to work from home. Absolutely. And while we have seen that how hard it was, especially from the last couple of years, it was something because unprecedented. We have never experienced such things. So lastly, any special message to all the students out over there, Dr. Amir Ali?
Well, many of you have actually not only managed to persevere through a global pandemic, but you've actually tried to keep up with some form of education along the way, which is very impressive. And I think that means you should just have faith in yourself. You're capable of great things. But at the same time, it's really important to take breaks along the way and take care of your own well-being, because burnout is very real. Absolutely, absolutely. Thank you very much, Ameera, for being part of the show, and we wish you all the best for the future. Thank you. Thank you. जी नाज़रीन, आपने गुफ्तगू सुनी। डॉक्टर अमीरा अली हमारे साथ मौजूद थी। इनसे कुछ जो सवाल जवाब हुए हैं वो बखैर कुछ तर्जमा उसका कर देता हूँ। एक तो बात ये है कि सबसे बड़ी जो उन्होंने बात की कि ये खुद इनकी जो अपनी जो डिग्री थी वो इन्होंने यानी EU के एक मुल्क से उन्होंने हासिल की, बुल्गारिया से हासिल की, और उसमें जो सबसे बड़ा इनका एलिमेंट था वो पॉइंट था वो ये था कि बहुत मुश्किल होता है कि जब आप अपनों से बहुत दूर होते हैं, तालीम हासिल कर रहे होते हैं, और उसमें आपको खुद मैनेज करना, ख़ास तौर पर उन दिनों में जब कोविड की एक फ़ज़ा थी, इन्होंने उस वक्त उसके बावजूद तालीम हासिल की और उसके बाद अपनी जो डिग्री है और वो मुकम्मल की। फिर एक और जो एलिमेंट जो उन्होंने हाईलाइट किया वो ये था कि जो वर्क फ्रॉम होम की एक जो टर्म है जिसमें घर पर रह के आप काम करते हैं, वो बहुत एक ऐसी टर्म थी कि जिसको पहले इतना ज़्यादा इनकरेज नहीं किया जाता था। बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस जो वो ये समझती थी कि अगर हमने खुली छुट्टी दे दी तमाम एम्प्लॉयज़ को घर रहकर काम करने की, तो शायद काम की जो एक जो फंक्शनिंग है, जो नेचर ऑफ बिजनेस है, उस पर कोई फ़र्क पड़ेगा। लेकिन कोविड के दिनों में खैर वो एक सूरत हाल बिल्कुल सामने एक ऐसी भी आई कि जिसमें बहुत सारे लोगों को वो कन्वीनियंट भी लगा। अब तो खैर हमने देखा है कि अब भी बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस ऐसी हैं कि जो कि ये प्रेफर करती हैं कि जो मुख्तलिफ एम्प्लॉयज़ हैं उनको वो रिक्रूट करें और वर्क फ्रॉम होम जो है वो उनके कॉन्ट्रैक्ट का हिस्सा होती है। इसके अलावा जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए बहुत ज़रूरी है कि वो अपने आप को टेक्नोलॉजी का जो कि एक ये दौर है, और कोविड के दिनों में हमने देखा है कि जो टेक्नोलॉजी है उससे अवेयरनेस बहुत हद तक ज़रूरी है। बहरहाल इस प्रोग्राम में नाज़रीन आप भी आ सकते हैं, प्रोग्राम में शामिल हो सकते हैं। हमारा जो टेलीफोन नंबर है वो इस वक्त आपकी टेलीविजन स्क्रीन्स के सामने आ रहा है। कुछ मैं बात करना चाहूँगा नाज़रीन, चूँकि लास्ट वीक भी हमने बात की थी जब कुछ मुख्तलिफ यहाँ पे जो स्टूडेंट्स और जो इमिग्रेशन की कैटेगरीज हैं उस हवाले से, तो बहुत सारे लोगों का ये भी कहना था कि कुछ जो इसमें कुछ जो चैरिटी वर्कर की भी जो मुख्तलिफ टर्म्स आई हैं उसको भी एक्सप्लेन किया जाए कि किस तरह से किया जा सकता है। तो बहरहाल वो कुछ ऐसी टर्म्स है कि जिसके तहत 12 महीने तक का वीज़ा जो है, आप अगर चैरिटी वर्कर हैं तो आप पाकिस्तान से या किसी आके किसी भी मुल्क से आप बुला सकते हैं उनको टियर 5 के तहत। और उसके अलावा जब आप यहाँ पर चैरिटी वर्कर्स को यहाँ पर बुलाते हैं तो देन उनकी जो अपनी एक डिस्क्रिप्शन होती है कि वो उसके बाद अपने अगर जो डिपेंडेंट्स हैं उनको भी बुला सकते हैं। बहरहाल नाज़रीन, तो ये जो सारा सिनेरियो बन चुका हुआ है जिसमें तालीमी निज़ाम की अगर हम बात करते हैं, इसमें बहुत सारी तरजीहात जो हैं वो लोगों की मुख्तलिफ हो चुकी हैं। ख़ास तौर पे हमने अब ये भी देखा है कि जो मुख्तलिफ इंस्टीट्यूशंस हैं वो अब ये प्रेफर करते हैं कि स्टूडेंट्स को लैपटॉप दिए जाते हैं उनको टेक्नोलॉजी से, जैसे जूम की जो है इतनी ज़्यादा पहले अवेयरनेस लोगों को नहीं थी, स्टूडेंट्स को नहीं थी, अब बहुत हो रही है। मीटिंग्स का इनका जो है वो उसके तहत किया जाता है। इसके अलावा मुख्तलिफ लेसन्स जो हैं ऑनलाइन हमने देखा है जो एक्सपैंड किया है ये सारा बिजनेस, ये बहुत हद तक आगे निकल चुका है कि जिसमें लोगों को खैर अपनी जो एक बात एक विल की जाती है कि जिसमें शायद उनका पहले ये होता था कि अगर आप अपने वक्त की बचत करना चाहते हैं तो आप जहां पर कुछ फिजिकल मीटिंग्स जो हैं वो उसकी इतनी रिक्वायरमेंट नहीं है, तो अब जो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल है वो किया जा सकता है। तो टेक्नोलॉजी के बेहतर इस्तेमाल के लिए बहुत ज़रूरी है कि जो स्टूडेंट्स हैं उनकी अवेयरनेस उस हवाले से बहुत ज़रूरी है कि उनको बतलाया जाए कि इसमें कौन कौन से एलिमेंट्स हैं, कि कौन कौन से ऐसे सॉफ्टवेयर्स हैं कि जो कि आप अपने लैपटॉप में आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं और उससे इस्तेफ़ादा हासिल कर सकते हैं। क्योंकि अल्टीमेटली जब ये बात आपके अपने स्किल के ऊपर आ जाती है तो यू हैव टू एक्चुअली इंप्रूव योर स्किल, और उसकी सबसे बड़ी यही बात होती है कि जब एक जो रिसर्च मुख्तलिफ मेथड्स होते हैं उन पर आप वर्कआउट करते हैं और उसके तहत अगर आप अपना जो नॉलेज है वो बढ़ाना चाहते हैं तो ये सबसे बड़ी बात होती है कि उसमें जो एक एलिमेंट है ऑफ योर आपके जो रिसर्च स्किल्स है उनका होना बहुत ज़रूरी होता है। क्योंकि जो हमने देखा है कि मुख्तलिफ यहाँ पर जो कंपनीज़ मौजूद हैं वो यहाँ पर मुख्तलिफ पैकेजेस जो ऑफ़र करती हैं उसमें सबसे बड़ा एक जो बात होती है वो यही होती है कि जिसमें अवेयरनेस जो स्टूडेंट्स को, जो खासतौर पर जो मैं बात कर रहा हूँ उन कंपनीज़ के जो कि बहुत फ्रेश जो कैंडिडेट्स होते हैं उनको मौके देती हैं, तो उसके लिए बहुत ज़रूरी होता है कि आप अपने आप को बिल्कुल उससे तैयार करें। क्योंकि असल बात तो ये है कि जितना आप अपने आप के ऊपर इन्वेस्ट करते हैं, जितना आप अपने आप को पॉलिश करते हैं, उतने ज़्यादा चांसेस होते हैं ज़िंदगी में कामयाबी हासिल करने के लिए। तो ये जो एक आखिरी अब हमारे प्रोग्राम का मैं हिस्सा है ये स्टार्ट करने जा रहे हैं, इसमें जैसे कि हमने लास्ट वीक भी एक मोटिवेशनल सेशन जो है वो नाज़रीन अब स्टार्ट किया हुआ है आजकल। आज हम बात करेंगे कि ज़िंदगी में कामयाबी की जो टर्म है वो क्या है, ज़िंदगी में कामयाबी का जो एक मयार है वो क्या है।
कामयाबी यकीनन हर इंसान के मुताबिक उसकी एक मुख्तलिफ डेफिनेशन है। हो सकता है बहुत सारे लोग ये कहेंगे जी हमारे नज़दीक जो दौलत है या कि मुआशरे में एक जो स्टेटस है ये कामयाबी की गारंटी है। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि जी अगर हम दिल से सेटिस्फाई हैं और जो काम हम कर रहे हैं वो उससे हम मुतमिन हैं तो ये भी कामयाबी है। इंसान के मुख्तलिफ गोल्स होते हैं और वैसे भी जब हम इस दुनिया में आते हैं तो हर इंसान का यकीनन एक निस्बुल ऐन होता है, यानी जब आप वक्त के साथ साथ बड़े हो रहे होते हैं तो कुछ जो हमारे इर्द गिर्द के माहौल में हम ऑब्ज़र्व करते हैं कि हम बहुत सारे सक्सेसफुल स्टोरीज जो वो हमारे सामने आती हैं तो उससे एक मोटिवेशन मिलती है, तो ये बहुत ज़रूरी होता है। जैसे उस्ताज़ा कराम जो हैं आपकी एजुकेशन का उसमें बहुत रोल होता है, चूँकि हम एजुकेशन के इशू के ऊपर ही आज बात करें तो एजुकेशन वहाँ पर ही आपका रोल प्ले करती है कि जिसमें कामयाबी की ज़मानत आपको शुरू से ही मिल जाती है। इसी तरह से जो पेरेंट्स हैं उन पर बहुत जिम्मेदारी आयद होती हैं। ख़ास तौर पर नाज़रीन अगर हम बात करते हैं इन ममालिक की, जैसे कि हम बरतानिया में आबाद हैं, यहाँ पर एजुकेशन का मयार हो सकता है बल्कि बहुत हद तक मुख्तलिफ है पाकिस्तान की निस्बत, तो यहाँ के अपने कुछ डायनेमिक्स हैं और उस डायनेमिक्स के मुताबिक ही, उस मयार के मुताबिक ही आपको अपने आप को उसमें एडजस्ट करना पड़ता है। तो कामयाबी दर हकीकत जो इंसानों की हमने देखा है मुख्तलिफ जो कुछ ख्वाहिशात होती हैं और हर एक इंसान का एक जो मयार है वो उसके मुताबिक ही होता है। लेकिन जो असल बात है कि जब हम इस दुनिया में आते हैं तो हमें एक मकसद के लिए, बहैसियत मुसलमान हम सब का अकीदा है कि हम यहाँ पर एक जो निस्बुल ऐन है, एक मकसद है जो अल्लाह ताला की जानिब से, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की जानिब से हमें यहाँ पर भिजवाया गया है सकून की। जैसे बहुत सारे लोग हम देखते हैं कि मुख्तलिफ कंप्लेन करते हैं कि डिप्रेशन में इजाफा हुआ चला जा रहा है और जो ज़हनी मसाइल है उनमें इजाफा हुआ चला जा रहा है। तो जो सकून की एक बात हम करते हैं तो बहैसियत मुसलमान हमारा उस पर अकीदा है कि असल जो सकून है वो ज़िक्र इलाही में है, असल जो सुकून है वो नमाज में है। उसके बाद यकीनन जो मोटिवेशन आपकी होती है ज़िंदगी में कामयाबी हासिल करने के लिए, कोई इतना आसान कहते वैसे भी बात की जाती है ना कि लाइफ इज़ नॉट ए बेड ऑफ रोजेज़। ज़िंदगी में बहुत सारे मसाइल आते हैं, बहुत सारी ऑब्स्टेकल्स भी आती हैं, जैसे कि डॉक्टर अमीरा भी हमारे साथ हैं और उन्होंने बताया कि इस सारे सिनेरियो के बावजूद कि कोविड की वहाँ पर बिल्कुल हालात बंद थे, शी वॉज इंटरनेशनल स्टूडेंट, और इसके बावजूद कि अकेली वो वहाँ पर थी, उन्होंने कामयाबी हासिल की, अपनी जो PhD की डिग्री थी वो हासिल की। तो ये दर हकीकत इतनी आसान नहीं होता है, लेकिन उसके लिए आपका मजबूत रहना बहुत ज़रूरी है। जो ज़हनी मजबूती की बात हम करते हैं, जिसको हम मोटिवेशन का या जिसको डिटर्मिनेशन का नाम देते हैं, वो यही दर हकीकत होती है कि जिसमें आपने अपने आप को तैयार करना होता है। तो ये इंस्टीट्यूशंस की भी इस सिलसिले में यकीनन जिम्मेदारी तो आयद होती है, और वो जिम्मेदारी बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं, उनके पेरेंट्स जो हैं, उन पर भी आयद होती है कि वो अपने बच्चों को शुरू से ही उस हवाले से, उस एक जो सर्टन पैटर्न के हवाले से या उस एक सर्टन सर्कमस्टेंसेस के हवाले से या हालात के हवाले से मैं कहूँ कि बिल्कुल तैयार रखें। क्योंकि कोविड के ने ख़ास तौर पे हम सबको ये भी सिखाया है कि आपको किसी भी मौके पर, किसी भी हालत का या किसी भी हम जो अगर सिनेरियो की बात करते हैं, सिचुएशन की बात करते हैं, तो कोविड ने ये सिखाया है कि कभी भी सामना किया जा सकता है, करना पड़ सकता है। तो ये बहुत ज़रूरी होता है कि उसके लिए हम लोग बिल्कुल तैयार रहें। और जो एजुकेशन के हवाले से हमने देखा है कि यहाँ पे जो मुख्तलिफ जो सेक्टर्स हैं, कुछ कल्चरल ज़रूर कुछ डिफरेंसेस बाज़ औक़ात आ जाते हैं, ख़ास तौर पे अगर हम सब कॉन्टिनेंट की बात करते हैं या एशियन मेजॉरिटी जो बहुत सारे स्कूल यहाँ पर मौजूद हैं उनकी बात करते हैं, तो हो सकता है कि कुछ एजुकेशन में कुछ ऐसे उतार चढ़ाव ज़रूर आते हैं कि जिसमें शायद कल्चरल कुछ रिस्ट्रिक्शंस की वजह से जो बहुत सारे वालिदैन हैं कि जिनका ताल्लुक बरे सगीर से है, यानी पाकिस्तान से, इंडिया से, बांग्लादेश से या इसी तरह से एशिया के बहुत सारे ममालिक से, वो मुनासिब नहीं समझते हैं कि उनके बच्चे वो तालीम हासिल करें, या वो कुछ एक सर्टन तालीम से मुराद है कि एक वो सर्टन जो सब्जेक्ट है उसको वो स्टडी करें, क्योंकि उनका कल्चर जो है वो इसको अलाउ नहीं करता है। तो यकीनन उसकी एक रिस्पेक्ट ज़रूर होती है। लेकिन ज़िंदगी में जो हम कामयाबी की नाज़रीन बात कर रहे हैं, दर हकीकत कामयाब इंसानों की अपनी कुछ निशानियाँ भी होती हैं। और ये जब हम बचपन की जो एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस की बात कर रहे हैं, ये एक वो फाउंडेशन का रोल प्ले करते हैं कि उसके बाद जो कहते हैं ना कतरा कतरा करके दरिया बनता है, तो ये दरिया उसी सूरत में बनता है कि जब आपकी एक फाउंडेशन जो है वो बेहतर अंदाज के साथ होती है, और उसके लिए वहां पर इंस्टीट्यूशंस का रोल आता है। और यही वजह है कि जो हम बात करेंगे सारे सिनेरियो में अपने आप को वो स्किल देना बहुत ज़रूरी है। जो मुख्तलिफ यहाँ पर जॉब रिक्वायरमेंट्स हैं, उसके लिए अपने उन स्किल्स के अलावा बाकी भी जो बहुत सारे हमने देखा है कि एलिमेंट्स जो कि जॉब से आपके रिलेटेड होते हैं, लेकिन कुछ जैसे कि उसमें बहुत अहम जो आजकल एलिमेंट है वो ये है कि आप की कम्युनिकेशन जो है वो अपनी फील्ड के साथ साथ एक बेसिक जो खासतौर पर बहुत सारी कंपनीज की रिक्वायरमेंट होती है कि वो बेहतर होनी चाहिए।
चाहिए। और ये हमने देखा है कि मुख्तलिफ इंस्टीट्यूशन जो है ख़ासतौर पे उसके लिए अपने स्टूडेंट्स को अब तैयार भी कर रही हैं। तो हमने अपने जनरेशन्स को, जो कमिंग जनरेशन्स हैं, उनको इन चैलेंजेस के लिए तैयार करना है, क्योंकि ये इट्स नॉट अ बेड ऑफ रोजेस। उस सब के बावजूद के बहुत सारे मसाइल का सामना करना पड़ेगा। आज हमारे साथ जो मेहमान शामिल हुई हैं वो इसी चीज़ की एक मिसाल थी कि ज़िंदगी में जब आपके पास कोई हौसला होता है, जज्बा होता है, आपके अपने जब आपकी बैक पर होते हैं कि जिन्होंने आपको थपकी दी होती है कि जहाँ पे भी चले जाओ, किसी जगह पे भी चले जाओ जहाँ कुछ ऐसी भी कुछ हालात आएंगे, हो सकता है कि जो आपकी अपनी फेवर में ना हो, लेकिन कामयाबी सिर्फ हमारी होगी अगर हमें अपने आप पर एतमाद हो, हमें अल्लाह ताला की ज़ात पर एतमाद हो। एक प्लान वो होता है कि जो इंसान का होता है और एक प्लान रब का है हमारे लिए। हमें अपनी सलाहियतों पर और उसके बाद रब्बुल इज़्ज़त, यकीनन रब्बुल इज़्ज़त की जो जो अता करदा ये सलाहियतें हैं, हमें इनसे इस्तिफ़ादा उसी वक्त ही हासिल किया जा सकता है कि अगर हम इनको बेहतर अंदाज में पॉलिश करते हैं। और उसके लिए यहाँ पे एजुकेशन का रोल आता है, क्योंकि तालीम तो एक ऐसा जेवर है कि यकीनन जिसे छीना नहीं जा सकता है। जैसे चांद से उसकी चांदनी नहीं छीनी जा सकती, जैसे सूरज से उसकी रोशनी नहीं छीनी जा सकती, वैसे ही एक इल्म वाले से उसका इल्म नहीं छीना जा सकता है। बहरहाल नाज़रीन, उम्मीद करता हूं कि आपको आज का प्रोग्राम बहुत पसंद आया होगा। प्रोग्राम के हवाले से अगर आप कोई राय देना चाहते हैं तो यू आर मोर देन वेलकम, क्योंकि ये जो हम यहाँ पर आते हैं, अपने प्रोग्राम्स डिफरेंट करते हैं, ये आप ही के लिए करते हैं। और आपका जो फीडबैक है वो हमारे लिए ऑक्सीजन की हैसियत रखता है। तो हमारी जो वेबसाइट है उसके थ्रू, हमारा फेसबुक पे पेज है उसके थ्रू, या कि हमारा जो इसके अलावा जो यूट्यूब चैनल है उसके थ्रू भी आप अपना जो फीडबैक है वो हम तक पहुँचा सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। अपने मेज़बान राजा ज़ीशान को प्रोग्राम सिग्नेचर टॉक के साथ इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।